हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एंड द टॉपिक इज डिविडेंड पॉलिसी। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करो ताकि सेशन को स्टार्ट कर सके हम लोग। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग प्रियंका। वंस अगेन गुड इवनिंग। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग द क्लास विद इन द 1 मिनट। सभी लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज ऑल अबाउट डिविडेंड पॉलिसी। So once again, everyone, today we are starting the topic that is all about the dividend policies. तो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग और बेसिक्स अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सोर्सेस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव और इन सब चीजों की बात कर चुके हैं, फाइनेंस फंक्शन की बात कर चुके हैं। टुडेज टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पॉलिसीज। डिविडेंड क्या होता है आप लोगों को बताइए होगा। जैसे नॉर्मली हम लोग जब लोन लेते हैं, इफ सपोज दैट वी आर टेकिंग एनी लोन्स फ्रॉम एनी बैंक, सो व्हाट एक्चुअली वी जस्ट नीड टू पे इंटरेस्ट, ब्याज पे करना पड़ता है। ऐसे ही अगर किसी ने कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट्स है, दे हैव रेज द फंड थ्रू द इक्विटी शेयर्स। जब मार्केट में उन्होंने क्या करा है, पैसा रेज किया है शेयर्स के थ्रू, तो उसके बदले में हम लोग क्या पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के बाद, एक साल में आपको क्या पे करना पड़ता है, शेयर्स के अगेंस्ट में डिविडेंड पे करना पड़ता है।
तो डिविडेंड क्या होता है, जो ऑल दोस कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही हैं, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट यू आर अर्निंग, तो उसके बेसिस पर यू जस्ट नीड टू रीपे टू योर शेयर होल्डर्स, उसमें कुछ ना कुछ उसका कुछ भाग, कुछ पार्ट उसका हम लोग पे करते हैं। ठीक, तो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड among its shareholder as a percentage of per value of share at a fixed or at fixed rate per share according to its decision of its board of directors। हम लोग डिविडेंड, एक जो प्रॉफिट का वो पार्ट होता है शेयर होल्डर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स को भी हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूट एज ए परसेंटेज ऑफ पर वैल्यू ऑफ द शेयर। या तो आपको एक सर्टेन पर वैल्यू पे कुछ फिक्स कर लिया, यू आर पेइंग 5% और 10% और 15%, तो पर वैल्यू ऑफ द शेयर्स पे कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, एक पर शेयर भी पे कर सकते हैं कि एक शेयर पे 5 रुपए देना है, या एक शेयर की जो वैल्यू है उस पर 5% देना है। तो अगर शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो उस पर आपने क्या करा, 5%, आपका 5 रुपए हो गया, या पर शेयर कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन, वॉट एवर द डिसीजन यू आर टेकिंग इन योर मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द पेमेंट टू योर शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक ऐसा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, एक प्रॉफिट का पार्ट होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड among its shareholder as a percentage of per value of, आप पर वैल्यू ऑफ शेयर बेच दीजिए, दे दीजिए एक शेयर पे कितना देना है, या आपने कोई फिक्स रेट फिक्स कर दिया। फॉर्म ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं, किस किस तरीके से हम लोग डिविडेंड देते हैं। पहला होता है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड क्या होता है, कंपनी पेज डिविडेंड इन द कैश थ्रू द चेक, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश रिजल्ट इन अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम द फर्म। तो कैश डिविडेंड क्या होता है, whenever you are paying the dividend in the form of cash to your shareholders, उसको हम लोग कैश डिविडेंड पे करते हैं। आप पहले लोग चेक के थ्रू पे करते थे, आज लोग एनईएफटी और ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे रहे हैं डायरेक्टली अकाउंट किसके, शेयर होल्डर्स के। बट जब हम लोग कैश डिविडेंड पे करते हैं बीइंग इन कॉर्पोरेट, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, कैश आउटफ्लो की दिक्कत हो जाती है, आपको लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हो गया बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड होता है, they are the form of dividend in which the company distribute dividend in the form of bonds, debentures for the post payment of immediate dividend in the cash। तो आपने immediately you are not paying anything, आपने क्या करा कि हम एक सर्टेन समय के बाद आपने डिवेंचर या बॉन्ड्स इशू कर दिए कि इतना पैसा आपको हम 1 साल बाद देंगे, 6 महीना बाद देंगे, आज आपको 200 रुपए देना है। तो व्हाट एक्चुअली यू कैन डू, आप उसने 100 रुपीज के बॉन्ड्स इशू कर दीजिए, फेवर किसके फेवर में, शेयर होल्डर्स के फेवर में। थर्ड होता है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड क्या है, स्क्रिप डिविडेंड इन दिस फॉर्म ऑफ डिविडेंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इशूड ट्रांसफरेबल प्रॉमिसरी नोट फॉर अ शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड। आपने क्या करा, एक शॉर्टर प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया फॉर अ शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड, मतलब 1 महीना का, 2 महीने का, 3 महीने का प्रॉमिसरी नोट की आई प्रॉमिस टू पे, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ 100 रुपीज इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको पैसा पे कर देंगे। तो स्क्रिप डिविडेंड इज ऑल अबाउट इन दिस फॉर्म ऑफ डिविडेंड व्हाट एक्चुअली वी डू, वी आर इशूइंग सर्टेन ट्रांसफरेबल प्रॉमिसरी नोट फॉर अ शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड। प्रॉपर्टी डिविडेंड नाम से समझ में आ रहा है कि एसेट की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन द कैश, दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन एसेट which are not required by the company or in the form of company product। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कुछ एसेट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट अदर देन द कैश, कैश पे नहीं कर रहे हैं, यू आर गिविंग सर्टेन एसेट्स टू द किसको, शेयर होल्डर्स को। तो प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन द कैश, दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन एसेट्स which are required by the company in the form of company product। तो कंपनी को प्रोडक्ट दे दिया, कुछ दे दिया, आपने टेंजिबल आइटम्स आपने दे दिया उसको। स्टॉक डिविडेंड होता है कि आपने स्टॉक दे दिया। इन दिस द कंपनी इशूज एडिशनल शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड द बोनस शेयर। इसको हम लोग बोनस शेयर भी कहते हैं। मान लीजिए आपको पहले से आपके पास 100 शेयर थे, हमने आपको 2 शेयर या 10 शेयर या 5 शेयर जो भी आपने मीटिंग में फिक्स किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको एडिशनल स्टॉक दे दिया, एडिशनल शेयर दे दिए। तो स्टॉक डिविडेंड को हम लोग बोनस शेयर कहते हैं। तो व्हाट एक्चुअली वी डू इन दिस द कंपनी इशूज द एडिशनल शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू द कंपनी, इट इज कॉल्ड द बोनस शेयर। नाउ
एडवांटेज क्या होता है स्टॉक डिविडेंड का? डोंट रिड्यूस द प्रोपोर्शनल ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स, कोई उसमें कोई भी रिड्यूस नहीं होता। इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कंपनी की गुडविल भी बढ़ती है, और साथ साथ में कैश आउटफ्लो नहीं होता, बिकॉज पैसा नहीं पे कर रहा है तो देयर इज नो कैश आउटफ्लो। एंड स्टॉक डिविडेंड इज पॉसिबल इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जब भी आपको लग रहा है कि यू आर हैविंग सर्टेन लिक्विडिटी क्रंचेस, पैसा नहीं है यू मतलब आपकी फर्म में, तो व्हाट एक्चुअली यू कैन डू, यू कैन पे आउट द डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, दैट इज कॉल्ड स्टॉक डिविडेंड। ये होगा डिविडेंड का एडवांटेज। नाउ what is all about the dividend policies? Dividend policy, the term dividend policy refers to the policy concerning quantum of the profit to be distributed as a dividend. हम लोग डिविडेंड पॉलिसी के तहत थ्रू हम लोग ये प्लान करते हैं कि हाउ मच अमाउंट एंड हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू पे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो द डिविडेंड पॉलिसी कंसीडर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, कितना प्रॉफिट हमको शेयर होल्डर्स को पे करना है, एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिटेन्ड बाय द फर्म। मतलब 100 रुपए आपने कमाया, 100 रुपए में हाउ मच अमाउंट एंड हाउ मच द प्रॉफिट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, उसकी बात करना है। 50 रुपए पे कर दिए, 50 रुपए यू आर कीपिंग द एज अ फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। Now, what is all about the dividend payout ratio? So it is very important aspect of the dividend policy, and it is percentage share of the net earning distributed to the shareholders as a dividend. So dividend payout ratio is equal to dividend by the net income. कितना पैसा आप कमा रहे हो, आप कमा रहे 100 रुपए, आप पे कर रहे हो 10 रुपए, तो 1/10 तो कितना हो गया? ठीक, तो 0.1% आप क्या कर रहे हो? 0.1% आप डिविडेंड पे कर रहे हो, डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड, एंड इट इज अ परसेंटेज शेयर्स ऑफ नेट अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। व्हाटएवर द अमाउंट यू आर अर्निंग, उस अर्निंग का कितना पैसा आप यू आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स, उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। Now, what are the types of dividend policy? पहला होता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक स्थिर एक फिक्स अमाउंट ऑफ द डिविडेंड, मतलब इट रिफर्स टू द रेगुलर पेमेंट ऑफ ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट एज डिविडेंड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब एक फिक्स रुपया कर लिया आपने, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए यू आर पेइंग एवरी ईयर, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं आप अपने शेयर होल्डर्स को ईयर आफ्टर ईयर, उसको बोलते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में 3 टाइप का होता है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड रेट, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, एंड कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड की इसमें बात हम लोग करते हैं। तो पहला हो गया कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड रेट। इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ पेइंग ए फिक्स अमाउंट पर शेयर और फिक्स रेट ऑन द पेड अप कैपिटल एज डिविडेंड एवरी ईयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द अर्निंग। आप कितना पैसा कमा रहे हैं, व्हाटएवर द अमाउंट यू आर अर्निंग, उससे मतलब नहीं है, कितनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं आपकी अर्निंग्स में, उससे मतलब नहीं है। आप एक अमाउंट फिक्स कर दिए, फिक्स अमाउंट पर शेयर, आप 100 रुपए पे आप 2 रुपए 5 रुपए हर साल उसको रेगुलर पे कर रहे हैं, या फिक्स रेट ऑन द पेड अप कैपिटल, जितनी पेड अप कैपिटल है उसका कुछ फिक्स रेट पे कर दिया। तो कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी फिक्स अप सर्टेन वैल्यूज, एक सर्टेन परसेंटेज आप फिक्स कर रहे हैं, एंड ईयर ऑन द ईयर ना एवरी ईयर यू आर पेइंग टू योर शेयर होल्डर्स, उसको बोलते हैं कांस्टेंट डिविडेंड डिस्पाइट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ fluctuations, whether you are getting very higher profit or low profit, it will not impact the dividends. आपको कोई dividend payouts में कोई impact नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है constant payout ratio, पहला था constant dividend per share, अब है constant payout ratio। इसमें क्या करते हैं? In this the company pays the fixed percentage of net earning every year. In this the amount of dividend will fluctuate in the direct proportion to the earning. मतलब आपने बोल दिया हम अर्निंग का 5% अपना हर साल पे करेंगे, 10 पे करेंगे, तो सीधी सी बात है, जैसे अगर आपकी अर्निंग 100 रुपए है तो 5 रुपए पे कर रहे हैं, अर्निंग हो गई आपकी 200 रुपए तो 10 रुपए पे कर रहे हैं, अर्निंग हो गई 400 रुपए तो आप क्या कर रहे हैं? 5% 20 रुपए पे कर रहे हैं। तो कांस्टेंट पे आउट रेशियो में क्या करते हैं? इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द सॉरी, जितना पैसा आप पे कर रहे हैं, जितना पैसा आप कमा रहे हैं, व्हाटएवर द अर्निंग्स यू हैव, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होती है अर्निंग का, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पे आउट रेशियो। सपोज दैट यू आर अर्निंग द 100 रुपीज इन अ 1 ईयर, तो यू आर जस्ट गोइंग टू पे 10% एज अ डिविडेंड, तो आप 10 रुपया पे कर रहे हैं। अगली साल अर्निंग हो गई 200 रुपए, तब 10% 20 रुपए पे कर रहे हैं, अगली साल अर्निंग हो गई 500 रुपए। तो कांस्टेंट पे आउट रेशियो अगेन टोटली डिपेंडिंग ऑन द इनकम्स, तो ये फ्लक्चुएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द अर्निंग्स, तो आपका डिविडेंड हर साल फ्लक्चुएट होगा।
थर्ड होता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, मतलब अंडर दिस फॉर्म pays the fixed dividend per shares to its shareholders and in the year of the high earnings on extra dividend is paid over and over about the regular dividend. तो पहला आपने कुछ फिक्स कर दिया, 10 रुपए 20 रुपए हर साल पे करेंगे आप, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई अर्निंग आपकी दोबारा हो जाती है, एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम हो गई, सपोज दैट आपको माना था कि आप मान के चल रहे थे 100 रुपए आप कमाएंगे और आप हर साल 5 रुपए पे कर रहे थे, बट इस साल आपने 200 रुपए कमा लिए, तो आपने क्या करा, उसके रेशियो में आपने उसको डिविडेंड दे दिया। तो कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड का मतलब है कि अंडर दिस द फॉर्म पेज फिक्स डिविडेंड पर शेयर टू शेयर होल्डर्स, एक उतनी फिक्स रेशियो में फिक्स परसेंटेज यू आर पेइंग टू योर शेयर होल्डर्स, और उसके अलावा अगर हायर अर्निंग हो गई तो उसको हमने एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिया। तो ये हो गया हमारा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में तीनों हो गए, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? Under this, a company distribute only a small part of their earnings in the form of dividend and retain a major part of earning as a retained earning. Use this saving for growth and development of the company. मतलब सिंपल है, कंजर्वेटिव मतलब एक कुछ पार्ट 100 रुपए कमा रहे, उसका 1 रुपया you are distributing as a part of the dividend to your shareholders and remaining you are keeping as a retained earning. उस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग? ग्रोथ और एक्सपेंशन में, समझ गए? जितना पैसा कमा रहे हो कुछ परसेंटेज आप अपना डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, बचा हुआ अपने पास रख रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग, और उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव डिविडेंड। इसका उल्टा हो गया लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। इसमें मेजर पार्ट ऑफ द अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इज रिटेन्ड एज ए रिटेन अर्निंग। मतलब मेजर पार्ट आपने 100 में से 90 रुपए बांट दिया डिविडेंड में और 10 रुपए आप रख लिया रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट आया रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? द पॉलिसी ऑफ पेइंग द डिविडेंड एज ए यूजुअल रेट। कंपनीज हैविंग द स्टेबल अर्निंग फॉलो दिस पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज लाइकली बाय द इन्वेस्टर्स those who find the dividend as a source of their income, such as widows, retired persons, etc. They use the dividend to meet out their day-to-day expenses. तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी वही सारी कंपनियां फॉलो कर पाती हैं। ऑल दोस कंपनीज दे हैव द स्टेबल अर्निंग, तो हर साल एक स्टेबल अर्निंग उनकी होती है, वो लोग रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं। और ऐसे सारे इन्वेस्टर जिसका मेन सोर्सेज ऑफ इनकम एक डिविडेंड होता है, वो सारे लोग ऐसे शेयर्स में पैसा लगाना प्रेफर करते हैं। ये रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी इसका उल्टा हो गया, ज्यादा पैसा कमा रहे हो, ज्यादा अर्निंग हो गई तो हायर डिविडेंड दे दिया, लोअर इनकम हुई आपकी तो लोअर डिविडेंड दिया। तो इन दिस द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट द हायर रेट व्हेन द earnings are high and the lower rate when the earnings are low. This policy is followed because of reason of uncertainty of the business, shortage of liquid fund, unsuccessful business operation. ठीक है, तो इसमें क्या है आपका इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में हायर इनकम हो रही तो यू आर पेइंग द हायर टैक्सेस, हायर डिविडेंड, एंड इन टर्म्स ऑफ द लोअर इनकम आपका लोअर डिविडेंड, लोअर अर्निंग हो रही तो लोअर डिविडेंड दे रहा है। ठीक, क्लियर हो गया? यहां तो कोई डाउट तो बताइए आपको, हमने क्या क्या बता दिया आपको। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसीज की फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड की बात कर लिया, कैश डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड बता दिया, एडवांटेज बता दिया आपको, डिविडेंड पॉलिसी बता दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो बता दिया, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर की बात कर लिया, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा, कंजर्वेटिव, लिबरल, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, रेगुलर। यहां तक कोई डाउट तो बताइए, आगे बात करेंगे हम लोग डिविडेंड के मॉडल्स की। कोई डाउट तो बताइए प्लीज। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, जल्दी बताइए। हम डिविडेंड के मॉडल्स की बात करते हैं। Dividend decision and the value of the firm. The relevant concept of the dividend. According to this, the dividend decision materiality affect the shareholders' wealth and also the value of the firm. सीधी सी बात है, मेटेरियली आप देखिए ना कहीं डिविडेंड जो डिसीजन होता है आपको, वॉट एवर द डिविडेंड वी आर पेइंग, वो आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी इंपैक्ट करता है, साथ साथ में वैल्यू ऑफ द फर्म पे भी अफेक्ट करता है।
तो इसे कई सारे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स की बात करेंगे। पहला हो गया ट्रेडिशनल मॉडल जो ग्राम एंड डॉट ने दिया, बी ग्राम एंड डीएल डॉट ने दिया। इसमें क्या कहते हैं, इट एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड द स्टॉक मार्केट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टॉक वैल्यू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द हायर डिविडेंड एंड नेगेटिवली व्हेन दे आर द लो डिविडेंड। इनका कहना मतलब है ट्रेडिशनल मॉडल डिविडेंड का कहता है कि डिविडेंड और स्टॉक मार्केट आपस में रिलेशनशिप होता है। अगर आप हायर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, अगर नेगेटिवली कब रिस्पॉन्ड करेगी, इन टर्म्स ऑफ द लो डिविडेंड। अगर लो डिविडेंड पे करेंगे तो नेगेटिवली होगी, अगर हाई डिविडेंड पे करेंगे तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। तो ट्रेडिशनल मॉडल में कहते हैं P इज इक्वल टू एम डी प्लस E/3 की बात करते हैं। P इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, M इज इक्वल टू मल्टीप्लायर, D इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर और E इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो सिंपल है, बहुत टेक्निकल नहीं है, रिलेशनशिप बता रहे हैं डिविडेंड और स्टॉक प्राइस की। डिविडेंड अगर अच्छा देंगे स्टॉक प्राइस पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, डिविडेंड लो देंगे तो आपका ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। सेकंड होता है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल क्या कहता है डिविडेंड का, इट कंसीडर दैट डिविडेंड टू अफेक्ट द शेयर प्राइस। इनका भी कहना है कि डिविडेंड शेयर प्राइस को अफेक्ट करता है। इन दिस मॉडल वी स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल of the firm to a given dividend policy that maximize the shareholder wealth. This model studies the relevance of the dividend policy in three situations. इनका कहने का मतलब इन्होंने रिलेशनशिप बताई है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में, ठीक है। और फर्म की डिविडेंड पॉलिसीज किस तरह से अफेक्ट होगी, किस तरह से शेयरहोल्डर्स की मैक्सिमाइज करेगी वैल्यूज को, इट टोटली डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात किया है। तो तीन सिचुएशन बताई है, जब ठीक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब द फर्म कैन रिटेन द अर्निंग सिंस इट हैज अ बेटर एंड मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देन द इन्वेस्टर। फर्म which have R is greater than R the called growth firms and the dividend policy that suit is zero payout ratio। मतलब समझे, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ऐसे समय में क्या करिए, यू जस्ट नीड टू बी रिटेन द प्रॉफिट अपने पास रखिए एंड यू आर हैविंग द बीइंग इन अ कंपनी यू आर हैविंग द बेटर प्रॉफिट बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देन द इन्वेस्टर्स। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आप जीरो पे आउट रेशियो की बात करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू पे आउट एनी डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स, और तो पैसा आप बिजनेस एक्सपेंशन में लगाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फर्म्स भी बोलते हैं। अगर हमारा आर इज लेस देन के है, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमारा कम है, आपको क्या करना चाहिए, फर्म शुड हैव द 100% पे आउट रेशियो एंड द इन्वेस्टर हैव द बेटर अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, आप 100% पे आउट रेशियो करिए। मुद्दा यह है कि इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट का एज कम्पेयर टू द फर्म। अगर दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं, आर इज ग्रेटर देन द के, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो फर्म डिविडेंड पॉलिसी विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, द फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द डिविडेंड पे आउट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100%, द फर्म्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट इन ऑल द केसेस। अगर ये दोनों इक्वल है तो इट विल बी वैरी फ्रॉम 0 to 100, 10% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, और फर्म की जो डिविडेंड पॉलिसी होगी वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करेगी। Assumptions of Walter मॉडल क्या है, retained earning on the only source of finance available to the firm, मतलब retained earning is the only sources of finance available to the firm. Internal rate of return and cost of capital are assumed to be constant, thus additional investment made by the firm will not change its risk on and return profile, ठीक है। The firm has infinite life, simple है। For a given value of the firm, the dividend per share and earning per share remain constant. DPS and EPS, dividend per share and earning per share will be remain constant. And all earnings are either distributed or as a dividend or reinvested internally immediately. या तो सारी इनकम अर्निंग्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए या तो उसको रीइन्वेस्ट कर दीजिए इमीडिएटली। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है, डी प्लस आर स्मॉल आर और ई माइनस डी लिखा हुआ आप दिख रहा होगा, के ई अपॉन के ई, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या हो गया हमारा, डी हो गया डिविडेंड पर शेयर की बात कर रहे हैं, पी मार्केट प्राइस की बात कर दिया, ई अर्निंग पर शेयर की बात किया, आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात किया, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की बात किया। लिमिटेशन ऑफ वॉल्टर मॉडल क्या है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात नहीं, क्योंकि आपने बताया कि केवल रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस विच इज अवेलेबल टू द फर्म। कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं एंड कांस्टेंट इक्विटी कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। समझ गए वॉल्टर मॉडल, यहाँ मतलब कुल मिलाकर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मतलब है। थर्ड आ गया गॉर्डन डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल।
Gordon used the dividend capitalization model to study the effect of the firm dividend policy on the stock price. इसकी assumptions क्या है? Retained earning or the only source, same. Internal rate of return is constant. The firm has infinite life, same. Cost of capital is constant. There is no corporate tax. देखिए इसीलिए हम बोलते हैं this model cannot be applied in the real life. अब देखिए बिना कॉर्पोरेट टैक्स के आपको लगता है कोई देश चल सकता है, तो देयर इज नो कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करते हैं. द रिटेंशन रेडियो V इज कांस्टेंट, द ग्रोथ रेट G इज इक्वल टू BR इज कांस्टेंट होगी. सिंपल सी बात है. द फर्म K इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट. आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द ग्रोथ जो होगी. तो गॉर्डन क्या कहते हैं कि इन्वेस्टर्स वुड प्रेफर द इनकम दैट दे अर्न करंटली, नॉट दैट इनकम इन द फ्यूचर विच मे और मे नॉट बी अवेलेबल. इनका कहने का मतलब है कि जो इन्वेस्टर होता है वो उस इनकम को ज्यादा प्रीफर करेगा जो पैसा अभी कमा रहा है. आप बोल रहे हम 10 साल बाद आपको 100 रुपए देंगे, उससे मतलब नहीं है. वी आर मोर कंसर्न अबाउट हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू पे एज ऑफ नाउ. अभी आप 10 रुपए का पे कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट एंड द इन्वेस्टर्स आर प्रीफरिंग दोज अमाउंट एंड दोज इनकम्स. सो Gordon stated that investors would prefer only those income they earn currently, not that income in the future which may or may not be available. Thus, the investors would prefer to pay the higher prices for the stock which earn them current dividend income and would discount those stocks which reduce the current income. ऐसे स्टॉक वो प्रीमियम पे भी पे करने को तैयार है जहां पर उनको अभी इनकम हो रही है, और ऐसे स्टॉक को डिस्काउंट पे प्रीफर करेंगे जो उनकी इनकम को करंट इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं. तो डिस्काउंटिंग विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द रिटेंशन रेट. इसका फॉर्मूला क्या है? गॉर्डन डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल का P इज इक्वल टू E 1 माइनस V 1 माइनस स्मॉल v अपॉन KE माइनस VR. तो 1 माइनस V क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात कर रहे हैं. मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो में बताया दिया है कि जो पार्ट आप अपनी इनकम का अर्निंग का यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज अ डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स. G is equal to BR, growth rate in the rate of return on investment. गॉर्डन ने क्या करा है? If R is greater than the K, the firm will have the high retention ratio. अगर R is greater than K, then the firm will have the high retention ratio. ठीक है. अगर हमारा R K से ज्यादा होगा, R is less than K, the firm will have the lower retention ratio. सिंपल है. लास्ट हो गया हमारा मॉर्टिग्लिनी मिलर अप्रोच. मॉर्टिग्लिनी मिलर हाइपोथेसिस को MM अप्रोच भी कहा जाता है, MM हाइपोथेसिस भी कहते हैं. इसमें कहने का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? द इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड. अकॉर्डिंग टू दिस द फर्म डिविडेंड डिसीजन डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म. इनका कहना है वो सब रिलेवेंस कॉन्सेप्ट है, ये रिलेवेंस कॉन्सेप्ट है. इनका कहना है कि फर्म डिविडेंड डिसीजन का अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता. मिलर एंड मॉर्टिग्लिनी अप्रोच में हाइपोथेसिस में क्या कहा गया है? The MM hypothesis seeks to explain that the firm's dividend policy is irrelevant and has no effect on the share price of the firm. Modigliani-Miller hypothesis seeks to explain that firm's dividend policy is irrelevant and has no effect on the share price of the firm. This model advocates that it is the investment policy through which the firm can increase its share value. ठीक है. इनके कहने का मतलब है फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी रिलेवेंट है, उसका कोई भी शेयर प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. दिस मॉडल एडवोकेट दैट इट इज द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थ्रू विच द फर्म कैन इंक्रीज शेयर वैल्यू. अब जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉलो करेंगे उससे आपकी शेयर वैल्यू की इंक्रीज होगा, बट डिविडेंड पॉलिसी का कोई भी शेयर प्राइस पे अफेक्ट नहीं होता. अजम्पशंस क्या है मॉर्टिग्लिनी-मिलर अप्रोच की? परफेक्ट कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है. ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल. देयर इज एन इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. There are no flotation and transaction cost. No single investor is large enough to influence the share prices. मतलब easy access to information नहीं है. There is no flotation, the transaction cost की बात कर रहे हैं. Single investors, there is no single large investors and ऐसा कोई single large investors नहीं है जो share values को क्या कर सके, influence कर सके. दूसरा, there are no tax implying, there is no difference in the tax rate applicable to the capital gains and dividend. कोई टैक्सेस में डिफरेंसेस नहीं है which is actually applicable in a capital gains or dividend. The investment policy of the capital is constant, so there is no change in the business risk position and the rate of return. Investment policy कंपनी की constant और there is no impact of the business risk position and the rate of return. Certainty about the future earning. It was assumed that investors are able to forecast the future earning, the dividend and the share value of the firms with certainty. मतलब इन्वेस्टर्स आर एबल टू फोरकास्ट, उनको फ्यूचर की अर्निंग को फोरकास्टिंग कर ले रहे, अनुमान लगा ले रहे हैं. तो डिविडेंड एंड द शेयर वैल्यू ऑफ द फर्म विच फॉर्म्स विद सर्टेनिटी. तो उनको पता है कि अगर
आपने अगर फ्यूचर अर्निंग को प्लान कर लिया, फ्यूचर अर्निंग को फोरकास्टिंग कर लिया, अनुमान लगा लिया, तो सीधी सी बात है डिविडेंड और शेयर वैल्यूज का भी आप एक फिक्स आपको अमाउंट इन फ्यूचर में मिलेगा. यू कैन मेक सर्टेन एक्सपेक्ट यू कैन मेक सर्टेन assumptions on those particular things also. Now, what are the logic behind the MM approach? If the firm distribute the earnings as a cash dividend, then it has the raise capital for financing its investment decision by selling the new shares. Then the arbitrage process will neutralize the increase in the share values due to the cash dividend by the issue of additional share. कहने का मतलब है अगर कोई कंपनी इफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग एज ए कैश डिविडेंड, कोई कंपनी अपनी अर्निंग को एज दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज ए पार्ट ऑफ द डिविडेंड, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू बी रेज द कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय सेलिंग द न्यू शेयर्स. आपको नए इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए मार्केट में नए शेयर्स को बेचना पड़ेगा जिससे फंड को रेज करेंगे. Then the arbitrage process will neutralize the increase in the share value due to the cash dividend by the issue of additional shares. ये फॉर्मूला है, इससे कोई मतलब नहीं है. क्लियर है, सिंपल है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी. कल हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की. आज के लिए कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग. So once again, thank you so much for joining. Goodbye. Take care.